नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। योजनाओं में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या है ये योजना। चलिए शुरू करते हैं। इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2014 को की गई और इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया। ये शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसको संक्षेप में पीएमजेडीवाई कहते हैं, यह एक वित्तीय समावेशन एक राष्ट्रीय मिशन है जिसमें देश के सभी परिवारों को व्यापक वित्तीय समावेशन करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण शामिल किया गया है। पीएमजेडीवाई योजना 6 आधार स्तंभ पर आधारित है। 6 स्तंभ हैं इसके। नंबर 1, बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वजनिक पहुंच, बुनियादी बैंक बचत खाते, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण, बीमा, पेंशन योजना इसमें आदि सम्मिलित है। ये 6 स्तंभ इस योजना को एक सर्वव्यापी योजना बनाते हैं। आगे इस योजना में बैंकिंग सुविधाओं में हर घर के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंक खाते के साथ वित्तीय साक्षरता, ऋण तक पहुंच, बीमा तथा पेंशन सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा लाभार्थियों को रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया गया है जिसमें 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर होता है। आगे ये सभी सरकारी योजनाओं में केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय में डीबीटी योजना को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। आगे इसकी विशेषता अगर पॉइंट वाइज देखें तो इसका कार्य बचत को बढ़ावा देना, एटीएम का उपयोग ऋण के लिए तैयार करना, बीमा में पेंशन का लाभ उठाना, बैंकिंग के लिए बेसिक मोबाइल फोन का उपयोग करना, बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंकिंग शाखा एवं बैंकिंग हॉस्पिटल तक सार्वभौमिक पहुंच स्थापित करना होता है। पॉइंट वाइज अगर इसके लाभ को देखें, जमा राशि पर ब्याज देना, 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर, कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 30,000 रुपए की जीवन बीमा लाभार्थियों को उसकी मृत्यु तक सामान्य शर्तों पर प्रतिपूर्ति के रूप में दे होंगी। विस्तार में देखें, पहले परिवार पर ध्यान दिया जाता था, अब प्रत्येक परिवार की बजाय अब प्रत्येक वयस्क को बैंकिंग प्रणाली के दायरे में लाने पर फोकस किया जा रहा है। इसके विस्तार में देखें, दुर्घटना बीमा कवर को विस्तारित किया गया है। ये 1 लाख की बजाय अब 2 लाख रुपए किया गया है। ओवरड्राफ्ट की सीमा 5,000 रुपए से दोगुना करते हुए 10,000 कर दी गई है। बिना शर्त से 2,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। प्रत्येक बैंक को स्वदेशी रुपए कार्ड लॉन्च करने के लिए बोला गया है। जैसा कि आपको दिख रहा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का इस तरीके का रुपए कार्ड है। इसी तरीके हर बैंक का रुपए कार्ड रहेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। आपके लिए कितने महत्व है इस वीडियो का, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑल करेंट कॉम्बो में। योजनाओं की नई सीरीज में आज हम बात करेंगे मेक इन इंडिया स्कीम। मेक इन इंडिया भारत की स्कीम, मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेक इन इंडिया एक क्रांतिकारी विचार है जिसने निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने, बौद्धिक संपदा की रक्षा करने तथा देश में विश्व स्तरीय विनिर्माण बुनियादी ढांचा का निर्माण करने के लिए एक नई पहलों की शुरुआत की है। इस पहल ने भारत में कारोबार करने की पूरी प्रक्रिया को आसान बना दिया है। राष्ट्र निर्माण की पहल के रूप में मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई। इसे सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया। भारत को वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। मेक इन इंडिया कार्यक्रम मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पर आधारित है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भारत सरकार की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय क्रियान्वित करती है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड विभाग के अंतर्गत आता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 25 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के रक्षा उत्पादन, विद्युत मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, आईडी और वीपीएम, चमड़ा और मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र शामिल है। साथ ही साथ खानों, तेल और गैसेस, फार्मा, बंदरगाहों और शिपिंग के साथ साथ रेलवे जैसी व्यवसाय भी शामिल किए गए हैं। ये व्यापक क्षेत्र के अंदर भागीदारी निभा रहा है और आगे भविष्य में इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब निर्माण करके देगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से उद्देश्य हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, निवेश, नवाचार, विनिर्माण अवसंरचना, व्यापार करने में सुविधा और कौशल विकास को बढ़ावा देना इसके उद्देश्य में आता है। विदेशी निवेश के लिए एक नए सृजन क्षेत्रों का नया सृजन होगा। सरकार और उद्योगों के बीच सकारात्मक सोच के साथ पार्टनरशिप स्थापित की जाएगी। प्रतिवर्ष विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 12 से 14% रखने का लक्ष्य रखा गया है। 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र में 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरी सृजन करने का दावा किया गया। 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादकता 25% तक रहने की आशंका है। समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए शहरी, गरीब तथा ग्रामीण गांवों के बीच आना जाना बना रहेगा। घरेलू मूल्यवर्धन तथा तकनीक गहराई में वृद्धि होगी। पर्यावरण दृष्टि से पर्यटन विकास होना,
भारतीय निर्माण क्षेत्र की वैश्विक विश्वता को प्राप्त करना इसके मेन उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। भारत में रक्षा निवेश को बढ़ावा, मेक इन इंडिया अर्थात भारत में बनाओ अभियान भारत सरकार की पहल पर एक बहुआयामी अभियान है जिसमें भारत को बनाने का अर्थ निहित है जिससे कि देश का विकास हो सके। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक रोचक तथ्य को देखा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत के रूप में प्रकाशित एक पुस्तक थी मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, एक पुस्तक लिखी गई थी। ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम से रिलेटेड थी। एटलास आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके। एक सजेशन और है, इस वीडियो को 1.5 स्पीड में देखिए जिससे कि आप जल्दी से तैयार कर सकें और कम समय में अपना अच्छा एफर्ट दे सकें। इसकी पूरी PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में देखिए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद साथी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑल करंट कॉम्बो में। योजना के नए क्रम में आज हम बात करेंगे पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में। इस योजना के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए शुरू करते हैं इस योजना को। इस योजना का लक्ष्य शहरी गरीब परिवारों के गरीबी और जोखिम को कम करने के लिए उन्हें लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर का उपयोग करने के सक्षम करना हो। ऐसा करने से इनके परिणाम स्वरूप उनमें मजबूती जमीनी स्तर के निर्माण से उनकी आजीविका में स्थायी आधार पर सराहनीय सुधार हो सके। इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई। योजना का उद्देश्य कौशल विकास एवं अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। एक छोटी सी बात, योजना के इस क्रम में 2014 की जितनी भी योजनाएं स्टार्ट हुई हैं, इन सभी योजनाओं पर मैंने वीडियो बनाया है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो इससे प्रीवियस वीडियो देखें, इसमें कि 2-3 वीडियो बना दी गई हैं जिससे कि आपकी परीक्षा में ये हेल्प करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस योजना का मुख्य फोकस उद्देश्य देखा जाए तो मुख्य फोकस इसका खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और भूख मुक्त भारत बनाना, जिसको AY योजना भारत के सबसे गरीब लोगों को उनकी दैनिक जरूरतों के लिए भोजन और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं की रियायती दरों पर आपूर्ति प्रदान करती है। इस योजना का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसके 2 घटक हैं। पहला एक शहरी भारत के लिए और एक ग्रामीण भारत के लिए। शहरी घटक के लिए क्या है, शहरी घटक का कार्यान्वयन केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीब उन्मूलन मंत्रालय करेगा, जबकि ग्रामीण घटक जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है या कार्यान्वयन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इस योजना का नाम चेंज किया गया है। इससे पहले एक योजना चलती थी जिसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, जिसको SGSY 1999 में शुरू की गई थी। 2011 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। अंत में इसे DDU AY के नाम से दिया गया, जिसको कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कहा जाता है। इस योजना का एक अन्य उद्देश्य ये भी है कि जो गरीबी रेखा से नीचे परिवार रहते हैं उनको कौशल प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत अन्य चीजों में बिजली की आपूर्ति प्रदान की जाएगी और सभी गैर विद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकृत किया जाएगा। इस योजना का एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अंत्योदय राशन कार्ड बनाया जाएगा। इसकी पात्रता क्या होगी, जो लोग गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये तक हो, आवेदन वृद्धावस्था पेंशन भी मिलती है इसमें। ऐसे परिवार जो छोटे और सीमांत किसानों के हों, ऐसे परिवार जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर हों, इन सभी को इसमें सुविधाएं मिल सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत लगभग शुरुआत में 43,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था। इस योजना के अंतर्गत विशेष श्रेणी वाले राज्य इनको 85% तक अनुदान दिया गया तथा राज्यों को जो अन्य राज्य हैं इनको 60% अनुदान दिया गया। विशेष श्रेणी राज्य और अन्य राज्य ये कौन से होते हैं, इनको आप सर्च कीजिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके पीछे हमने अंत्योदय कार्ड के बारे में बात की थी। अंत्योदय कार्ड के अंदर अगर बारीक नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। योजनाओं के नए क्रम में आज हम बात करेंगे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना।
इसकी क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या लाभ हैं, आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस योजना को मैंने इन फिगरों के माध्यम से सॉर्ट आउट किया है। अगर आपको ये फिगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में देखें, वहां से इसको डाउनलोड करें और कमेंट करें आपको कैसे लगे। चलिए शुरू करते हैं इस योजना को। इस योजना का लक्ष्य पूरे ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करना है। इस योजना की घोषणा 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसके अंदर क्या डिसाइड किया गया था, 1000 दिनों के भीतर 1 मई 2018 तक 18,452 अविद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकृत करने का फैसला लिया गया था। चलिए आगे इसके बारे में जानते हैं। इस योजना को क्रियान्वित विद्युत मंत्रालय करेगा। यह विद्युत मंत्रालय की प्रमुख कार्यक्रमों से एक योजना थी। इस योजना में विद्युत मंत्रालय द्वारा 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की सुविधा को सुगम बनाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत और देखें, पुरानी चल रही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इसको कि RGGVY नाम से बोलते हैं, इसको प्रतिस्थापित करेगी और इसके अंदर जो धन खर्च नहीं किया गया है, इस धन को इसमें समाहित किया जाएगा। इसके ओवरव्यू में पॉइंट टू पॉइंट इसकी विशेषता देखी जाए तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को ये समाहित करेगी। सभी डिस्कॉम इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के पात्र हैं। ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड REC योजना के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी बनाई गई है। आगे इसके योजना के मुख्य घटक हैं कृषि एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं की आपूर्ति को विवेकपूर्ण तरीके से बहाल करने की सुविधा हेतु कृषि और गैर कृषि फीडरों का पृथकीकरण किया जाना, ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर फीडर उपभोक्ताओं की नपाई सहित आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण, राजीव गांधी विद्युत योजना के तहत पहले से मंजूर किए गए माइक्रोग्रिड और ग्रिड वितरण नेटवर्क ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को पूरा किया जाना इसके मुख्य घटकों में से एक है। विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, जिसको कि REC कहते हैं, इस योजना के क्रियान्वयन तथा संचालन के लिए नोडल एजेंसी है। बार बार मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट का रिपीटेशन किया है, जिससे कि मेन फोकस आपका पॉइंट रहे और आपका कंसंट्रेट इन पॉइंटों पर रहे। इसके तहत आगे समय समय पर इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सभी दिशा निर्देशों तथा स्वरूपों को अधिसूचित करना इस योजना की नोडल एजेंसी का महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य है। इस योजना के अगर लाभों को देखा जाए तो सभी गांवों तथा घरों में विद्युतीकरण किया जाना, कृषि उपज में वृद्धि, छोटे तथा घरेलू उद्योगों के विकास तथा परिणामस्वरूप रोजगार के नए अवसर प्रदान करना, बिजली की उपलब्धता के कारण सामाजिक सुधार में सुधार करना, स्कूलों, पंचायतों, अस्पतालों तथा पुलिस स्टेशनों में बिजली की पहुंच सुगम बनाना इसके मेन लाभों में से एक लाभ है। योजना की शुरुआत से इसकी सफलता को देखते 14 से लेकर 2015 के बीच 1654 गाँवों को विद्युतीकृत किया गया। उसके बाद 2015 से 16 के बीच 5689 अतिरिक्त गाँवों को विद्युतीकृत किया गया। प्रगति और तेजी लाने के लिए ग्राम विद्युत अभियंता के माध्यम से गरीबी निगरानी की जा रही है और मासिक आधार पर प्रगति की समीक्षा, योजना निगरानी की बैठक, राज्य डिस्कॉम के साथ विद्युतीकरण के स्तर पर गाँव की सूची साझा करना, ऐसे गाँव की पहचान करना जहाँ प्रगति की देरी हुई है, विभिन्न कदम नियमित आधार पर उठाए जा रहे हैं। इस योजना की प्रमुख सफलताओं से एक सफलता है। एट लास्ट, अंत में अगर इसकी थीम देखी जाए, जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस योजना का मेन लक्ष्य केवल यह है कि जो गांव जहां बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना, और बाकी का मैंने सब REC नोडल एजेंसी की इसकी सब डिटेल बताई दी है। इसके अंत में अगर की पॉइंट और थोड़ा सा देखा जाए, जो कि आप इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें, थीम यही है। योजना का नाम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका मंत्रालय विद्युत मंत्रालय, उद्देश्य ग्रामीण भारत में निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले। ये वीडियो आपको कैसी लगी? 2014 की जितनी भी योजना है उससे रिलेटेड मैंने पुरानी वीडियो बना रखी हैं, आप इन वीडियो को देखें, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। योजना की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन 1.0, 2.0। क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या नई नई नीतियां बनाएगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया। इस मिशन का जिम्मा जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन को दिया गया।
ये इसकी देख रेख करेगा। इस योजना की सफलता के बाद आगे इसमें इम्प्लीमेंटेशन करने के उद्देश्य इस मिशन का नाम 2021 में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कर दिया गया, जिसमें कि कुछ अन्य चीजें इम्प्लीमेंटेशन की गई। इस मिशन की एम में घरेलू शौचालयों का निर्माण करना तथा खराब शौचालयों की मरम्मत कराना, सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराना, शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, योजना के कार्यान्वयन में क्षमता निर्माण तथा प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करना इसकी विशेषता के अंतर्गत आता है। शहरी स्थानीय निकायों पर कंसंट्रेट किया गया है जिससे उनकी क्षमता में वृद्धि हो सके, जिसमें उसकी पूंजीगत व्यय तथा मिशन से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर संचालन तथा रखरखाव के निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए सक्षम वातावरण तैयार करना है इसके मुख्य उद्देश्यों में से एक है। किन किन अनवांटेड चीज़ों का उन्मूलन इस योजना के विशेष उद्देश्यों में से एक है, जिसमें खुले में शौच का उन्मूलन इसकी प्राथमिकता है। हाथ से मेला ढोने वाले की प्रथा को समाप्ति करना इसमें से एक है। नगर पालिका स्तर पर आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट व्यवस्था करना, जिससे कि शहर एक आधुनिकरण दिखे। स्वच्छता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य इसको पब्लिक हेल्थ के संदर्भ में महत्व की जागरूकता फैलाना। शहरी स्थानीय निकाय यूएलबी की क्षमता में वृद्धि इसके मेन उद्देश्यों में से एक है। स्वच्छ भारत मिशन 1.0 में सबसे ज्यादा मोर कंसंट्रेट शौचालय का निर्माण करना, शहरों को खुले में शौच मुक्त करना जिसको ओडीएफ बोलते हैं, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान कंसंट्रेट किया गया। अगले इसके चरण में इन सुविधाओं को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाना, सभी लैंडफिल को पुनः प्राप्त करने तथा नगर पालिका के ठोस कचरे का प्रसंस्करण को वर्तमान 70% से 100% करने का लक्ष्य बनाया गया है, जिससे कि एक प्रॉफिटेबल और हेल्दी सिटी का निर्माण हो सके। राज्यों में शौचालय के निर्माण में टॉप राज्य की गणना करें तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में किया गया। लगभग 50% शौचालय का निर्माण इन 5 राज्यों में कर दिया गया। इस मिशन के अंतर्गत कौन सी पुरानी योजना का मर्ज किया गया? 1999 में चल रही निर्मल भारत अभियान जो कि ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई से रिलेटेड थी, इस मिशन को इसमें इनबिल्ड कर दिया गया और नई तरीके से मॉडिफाई करके इसका नाम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण रख दिया गया। अंत में इस योजना के अगर की पॉइंट को देखें तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पॉइंट टू पॉइंट देख लीजिए, आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अंत में एक और बात, इस वीडियो को 1.5 स्पीड में देखिए जिससे आपका जल्दी से तैयार हो सके। 2014 की जितनी भी योजना है इनको मैं बना रहा हूँ और इसके साथ एक कंबाइंड वीडियो भी डालूंगा। कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। योजना के नए क्रम में आज बात करेंगे सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में। क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या नए नए इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं, चलिए चर्चा करते हैं इसके विषय में। इससे पहले मैं बता दूं 2014 की जितनी भी सभी योजनाएं हैं उसकी मैंने वीडियो बना रखी है। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग मेरे चैनल में योजना की प्लेलिस्ट में जाके इन सभी को देख सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं इसी तरह से आपके लिए योजना बना सकूं। चलिए शुरू करते हैं इन योजना को। सांसद आदर्श ग्राम योजना गांव के निर्माण और विकास हेतु कार्यक्रम है जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में विकास करना है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को किया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक सांसद को एक गांव गोद लेना पड़ता है जिसमें उस गांव की बुनियादी ढांचे, सामाजिक विकास, इन सभी का पूर्ण रूप से मार्गदर्शन करते हुए उसका विकास करना रहता है। आदर्श ग्राम योजना को स्थानीय विकास और शासन विद्यालय बनाना जो अन्य ग्रामों को प्रेरित करेगा, इस तरीके से इसके अंदर बहुत एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का क्रियान्वयन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को सौंपा गया है। इसकी देखरेख में ये योजना का परिचालन होगा। इस योजना के अगर पॉइंट टू पॉइंट उद्देश्यों को देखें तो सबसे पहले ऐसी प्रक्रिया को शुरू करना जिसके चिन्हित ग्राम पंचायतों का समग्र विकास हो सके। जनसंख्या के सभी वर्गों के जीवन स्तर तथा जीवन गुणवत्ता का पर्याप्त सुधार करना इस योजना के मेन लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है। बुनियादी सुविधाओं में सुधार, उच्चतम उत्पादकता, उच्चतम मानव विकास,
आजीविका का बेहतर अवसर, असमानताओं में कमी इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में से आता है। आगे इस योजना के उद्देश्यों में, इन उद्देश्यों में अगर अलग दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन उद्देश्यों के अंतर्गत मॉडल ग्राम पंचायत विकसित करने के लिए संसद सदस्य के नेतृत्व में क्षमता विकास, प्रतिबद्धता और ऊर्जा का उपयोग सही तरीके से करना, सहभागी स्थानीय स्तर के विकास के लिए समुदाय के साथ जुड़ना और उनको संगठित करना। ओवरऑल इस योजना का मुख्य टारगेट यही है, व्यक्तिगत विकास, सामाजिक विकास, मानव विकास, आर्थिक विकास, पर्यावरण विकास, सामाजिक विकास, यानी कि जितना भी विकास है सभी विकास पर मुख्य केंद्रित बिंदु रखा जाएगा और इनको धीरे धीरे करते हुए पूर्णता समाप्त करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि एक आदर्श समाज बनते हुए देश का एक भविष्य उजागर हो। एट लास्ट, हर बार की तरह इसकी मेन की पॉइंट, लॉन्चिंग डेट 11 अक्टूबर 2014, एक्सपेक्टेड कंप्लीटेशन डेट जो कि इसका लक्ष्य रखा गया 2019, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका लॉन्च किया गया। मेनली फोकस एरिया रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण भारत पर इसका फोकस, जिससे कि एक अच्छा विकास भारत का हो सके। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी लाइक की, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।